हमारे बीच में पूर्व में चेयरमैन रहे आदरणीय अनुराग बख्शी जी हमारे इस प्रेस वार्ता में के मध्य उपस्थित हैं। हमारे गुरुग्राम जिले के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय सर्वप्रिय त्यागी जी हमारे बीच में इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय अनुराग बख्शी जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय अनुराग बख्शी। धन्यवाद अजीत जी। आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का यहाँ पत्रकार वार्ता में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना बहुमूल्य समय इस विषय के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वार्ता शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ हमारे युवा, ऊर्जावान, नौजवान, यशस्वी, मैं कहूँगा यश, प्रभु इनको यश देगा इनके नई जिम्मेदारी में, भाई सर्वप्रिय त्यागी जी को नया जिलाध्यक्ष गुरुग्राम का नियुक्त होने पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आज का जो विषय जिसके लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जो अभी 17 मार्च को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बतौर वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त का प्रभारी होने के पास है, तो बतौर वित्त मंत्री जो अपना पहला बजट पेश किया, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। ये कुल बजट मैं शुरू में छोटी सी बात आपको बता दूं कि मैं भारत सरकार में भी रहा हूँ, वित्त विभाग में मैंने काम भी किया है। बजट जो होता है वो ब्रॉडली एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होती है सरकार की, कि सरकार का साल का आमदनी का, खर्चे का लेखा जोखा क्या है। इट इज़ ब्रॉडली ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि जो बजट में एक बार घोषणा होगी वो पूरे साल के लिए वो फिक्स बस वही मापदंड रहेंगे। इकोनॉमी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहती है। तो नीड बेस्ड जो इंटरवेंशन होती हैं सरकार समय समय पर करती रहती है, नई योजनाएं लाती रहती है, नए प्रावधान करती रहती है। बट इवन देन इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट कि सरकार का विजन क्या है अगले साल के लिए, और सरकार ने पिछले साल में जो अनुमान लगाए थे उनका क्या हुआ। तो यहाँ से 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया जाएगा, और हिसार में 800 मेगावाट और पानीपत में 800 मेगावाट के 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट स्थापित किए जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट में अगर हम 3,453 करोड़ रुपए की लागत से मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर रोजगार सृजन के लिए मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा को प्रमोट किया जाएगा। और IIMT खरगोदा, जहाँ पे सबसे बड़ा मारुति का प्लांट लगा, काम शुरू हो चुका है, IIMT खरगोदा की तर्ज पर 10 नए औद्योगिक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन सरकार बनाएगी। और उसमें से पहला IIMT जो है लगभग 800 एकड़ की भूमि में अंबाला में स्थापित किया जाएगा। खरगोदा में इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब बनाया जाएगा, ताकि जो आने वाला समय है वो अब इलेक्ट्रिक कार्स का है, और उसके आगे चल के शायद हो सकता है आपको हाइड्रोजन बसें और हाइड्रोजन कारें भी देखने को मिलेगी, जो जापान में तो ऑलरेडी काम कर रही है और भी दूसरे देशों में काम कर रही है। बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क और इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब बनाया जाएगा। श्रमिकों की सुविधाओं के लिए भी इस बजट में बहुत सारी घोषणाएं हैं। श्रमिक न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर 14 की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों और IIMT में कार्यरत श्रमिकों के लिए, खासतौर से जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनके लिए डॉर्मेट्रीज और एकल कक्षों का निर्माण किया जाएगा। ESI अस्पतालों और डिस्पेंसरी के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा कहते हैं राज्य है, तो किसान और जवान तो हैं, हम तो उसको कहते हैं जय पहलवान भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल हमारे ही खिलाड़ी लेकर आते हैं। तो उसको और बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के लिए 5 विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2036 में होने वाले ओलंपिक में सर्व समावेशी प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा और प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको जमीन पर उतारने का काम करेगा। मुझे इतना कहना है मेरा, हर जिले में महिला थाने स्थापित हुए हैं। कितने आपके होटल में IIM आया है, और आपने IIT की बात की, तो आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया हरियाणा में IIT देने के लिए, और कहा कि आप पहले जमीन बताइए कि कर्ज जो है वो भविष्य का निवेश है। आप घर बनाने के लिए भी लोन लेते हैं, आप कार लेने के लिए भी लोन लेते हैं, आप बेटी की शादी के लिए भी लोन लेते हैं। और 20 में अब आप मुझे आपने प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर दूंगा
तो आप उसको चुकाने की कुछ ना कुछ योजना भी लेकर चलते हैं, क्योंकि चुकाना तो पड़ता है। तो इसी तरह से प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्ज है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हर ये कर्ज लेना सरकार के लिए एक अनिवार्यता है, आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा कि विकास की योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता कम ना हो जाए। आप दंडों के अंदर है, आपको भविष्य में आपको विकास योजनाओं पे काम करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लेना पड़ेगा, आपको कनेक्टिविटी के लिए लोन लेना पड़ेगा, आपको दूसरी योजनाओं के लिए, आप एआई के लिए भी आपको कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी है कि वाटर लॉगिंग की भी समस्या है। और जहाँ तक सड़कों की बात है, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले 6 महीने सारी सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। बल्कि इस बजट में तो स्मार्ट सड़क, स्मार्ट गली और स्मार्ट बाजार की भी चर्चा उन्होंने की है कि हम पायलट प्रोजेक्ट है, हर शहर में एक 4 से 5 किलोमीटर की लंबी सड़क को स्मार्ट सड़क और हर गांव में एक गली को स्मार्ट गली के रूप में तैयार करें। बजट है 2,05,17 करोड़ और ये पहली बार हरियाणा के इतिहास में है कि सरकार का बजट 2 लाख के पास, 2 लाख करोड़। और पिछले साल के जो संशोधित अनुमान है 2024-25 के, वो लगभग 1,80,317 करोड़ थे और ये 2,05,000 करोड़ है। तो इसमें लगभग 13.7% की वृद्धि ये दिखाना है। एक घाटा जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कुल सरकार की कुल आमदनी कुल खर्चे, उसका जो घाटा होता है उसको आप जनरल टर्म्स में वित्तीय घाटा कह सकते हैं। वो जो तय मापदंड है, ये भारत सरकार के तय मापदंड है कि आपका जो घाटा है, वित्तीय घाटा जो है, वो आपके सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक का नहीं। 2025 में ये घाटा 2.68% का अनुमान रहने का अनुमान है और 2025-26 के लिए इसको तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सरकार के वित्तीय प्रबंधन को भी दिखाता है कि हम जो तय मापदंड हैं उनके भीतर ही रहकर काम कर रहे हैं और विकास की योजनाओं के लिए धन की कोई कमी ना आए, इसको भी सुनिश्चित करती है सरकार। तो कुछ 6 महत्वपूर्ण बिंदु मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर रखे इस बजट को लेकर। पहला है उसमें कि एक भविष्य सक्षम